नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसे अध्याय की जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। ये कहानी है असहयोग आंदोलन की। जी हाँ, 1920 से 1922 तक चला वो पहला बड़ा जनसंघर्ष जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। एक सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में। दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर कैसे लाया जा सकता है, वो भी बिना किसी हथियार के, बिना एक गोली चलाए। अजीब लगता है ना? पर यही तो था वो क्रांतिकारी विचार जो इस पूरे आंदोलन की आत्मा था। योजना ये थी कि अंग्रेजों से मुकाबला शस्त्रों से नहीं, बल्कि उनसे असहयोग करके, उनके साथ सहयोग न करके किया जाएगा। तो इसे समझने के लिए आइए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। देखिए, ये आंदोलन कोई अचानक से रातों रात खड़ा नहीं हो गया था। बिल्कुल नहीं। ये तो उस आग का नतीजा था जो पूरे देश के सीने में सालों से धीरे धीरे सुलग रही थी और अब बस भड़कने ही वाली थी। साल था 1919 और ये साल अपने साथ एक तूफान लेकर आया। एक एक करके चीजें होती गईं। पहले तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश की हालत एकदम खराब थी। महंगाई आसमान पर, नौकरियां हैं नहीं, आम आदमी परेशान। फिर अंग्रेज ले आए रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसके तहत वो किसी भी हिंदुस्तानी को बिना मुकदमा चलाए सीधा जेल में डाल सकते थे। और इस जुल्म की हद तब पार हो गई जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वो भयानक नरसंहार हुआ। उस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इस सब के बीच खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को एक नई ताकत दी। तो माहौल बिल्कुल तैयार था। तो इस उगलते हुए माहौल में गांधी जी ने देश के सामने एक बिल्कुल नया रास्ता रखा, एक ऐसा हथियार जो तोप और बंदूक से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर था, और वो था अहिंसा। योजना सीधी थी। ब्रिटिश हुकूमत की जो जड़ें हैं ना, उसके प्रशासन को अंदर से खोखला कर देना है, वो भी बिना खून का एक कतरा बहाए। और इस हथियार को नाम दिया गया सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, नहीं, ये एक नैतिक लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो इस विश्वास पर टिकी थी कि सच्चाई और अहिंसा के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन जरूर झुकती है। अब रणनीति सुनिए, कमाल की थी, एकदम सुनियोजित। पहला कदम, अंग्रेजों ने जो सर और कैसरे हिंद जैसी उपाधियां दी थी ना, उन्हें वापस करो। दूसरा कदम, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सबसे महत्वपूर्ण अदालतों का बहिष्कार करो, वहां जाना बंद। तीसरा कदम, विदेशी कपड़ों को ना कहो, उनकी होली जलाओ और खादी को अपनाओ। इसके बाद लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दे दिए। और आखिरी, सबसे शक्तिशाली चरण था, टैक्स ही मत दो। हर एक कदम ब्रिटिश राज की पूरी मशीनरी को जाम करने के लिए बनाया गया था। तो जब ये योजना, ये रणनीति जमीन पे उतरी ना, तो पूरे देश में एक ऐसी लहर उठी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये हुआ 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, जब इस आंदोलन पर पक्की मोहर लग गई। और तभी गांधी जी ने एक नारा दिया जिसने पूरे देश में एक बिजली दौड़ा दी। नारा था, 1 साल के भीतर स्वराज। सोचकर देखिए, 1 साल में आजादी, इस एक वादे ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के अंदर उम्मीद और जोश की आग जला दी। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे देश के सबसे बड़े वकीलों ने अपनी लाखों की प्रैक्टिस छोड़ दी। हजारों छात्र सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर सड़कों पर उतर आए। अवध से लेकर बिहार तक किसानों ने बगावत का झंडा उठा लिया। मिलों में ताले लग गए, मजदूरों ने हड़ताल कर दी और गलियों चौराहों पर विदेशी कपड़ों के ढेर में आग लगाई जा रही थी। एक अलग ही मंजर था। और इस दौर में 2 चीजें प्रतीक बन गईं, चरखा और खादी। ये सिर्फ सूत काटने की मशीन या कपड़ा नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक थे आत्मनिर्भरता के, ये थे आर्थिक आज़ादी और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक। उस वक्त खादी पहनना अपने आप में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐलाने जंग जैसा था। आंदोलन अपने चरम पर था। ऐसा लग रहा था कि बस अब स्वराज दूर नहीं, पूरा देश एक सुर में एक साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ रोक दिया। कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। याद रखिए इस तारीख को, 5 फरवरी 1922। जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा, और एक संख्या 22। ये 22 उन पुलिस वालों की संख्या थी जो उस दिन मारे गए। हुआ ये कि प्रदर्शनकारियों के गुस्साई भीड़ ने एक पूरे पुलिस थाने को ही आग के हवाले कर दिया था। जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची तो वो अंदर तक हिल गए।
उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी लक्ष्य से बड़ा था। उन्हें महसूस हुआ कि देश अभी इतने बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने बिना देरी किए पूरे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। एक झटके में इस फैसले से पूरे देश में एक मायूसी की लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे, निराश थे। तो सवाल उठता है, क्या यह आंदोलन नाकाम रहा, एक असफलता थी? क्या 1 साल में स्वराज का सपना बस एक सपना ही रह गया, या फिर इस अधूरी जीत की विरासत, उसकी लेगेसी कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी थी? हाँ, ये सच है कि आंदोलन अपना तात्कालिक लक्ष्य यानी 1 साल में स्वराज हासिल नहीं कर सका, और चौरी चौरा की हिंसा इसकी एक बहुत बड़ी सीमा थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी सफलताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन सफलताओं ने भारत का भविष्य लिखा। पहली बार आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ शहरों या पढ़े लिखे लोगों तक नहीं रही, वो गांव-गांव, घर-घर तक पहुंची, एक जन आंदोलन बनी। इसने ब्रिटिश राज की नैतिक नींव हिलाकर रख दी, और सबसे बड़ी बात, इसने महात्मा गांधी को देश का वो नेता बना दिया जिनकी एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा होता था। असलियत में देखें तो ये असहयोग आंदोलन पूरे देश के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड साबित हुआ। इसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकाल फेंका, और उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास भरा कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। तो भले ही इस आंदोलन ने हमें फौरन आज़ादी नहीं दिलाई, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस अधूरी जीत ने आने वाले सभी बड़े आंदोलनों के लिए, चाहे वो दांडी मार्च हो या भारत छोड़ो आंदोलन, एक कितनी मजबूत नींव तैयार की। कहीं ना कहीं इसी आंदोलन से मिले सबक और जज्बे ने ही हमें आखिरकार आज़ादी तक पहुंचाया।